आज़ादी की कीमत हमने चुकाई विभाजन से। तो विभाजन के खिलाफ कौन कौन लोग थे कि पूछोगे कोई बता नहीं पाए। तो यदि विभाजन के खिलाफ दीनदयाल जी का जो कर्म है उसको जानेंगे तो दीनदयाल जी को जानेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ने देश को यानी लोकतंत्र को एक सक्षम विकल्प दिया। भारत का समाज अनंत काल से इसी विचार को जीता है। पश्चिम के जो विचार थे वो एकात्मता को नहीं समझते हैं, इसलिए वो खंड खंड विचार करते हैं। कहीं चले जाते हैं पर वे अपना जो समाज है वो साथ लेकर जाते हैं और वहाँ के समाज से एकात्म नहीं होते। और उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ती है तो ये कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि ये देश किसका है। जो देश जिन्होंने देश बनाया यहाँ पैदा उनका है, जो भारत का है उनका है। और ये इसी संघर्ष में से विवाद और विभाजन पैदा हो जाते हैं। भारत को ज्ञान तप तपस्या की भूमि कहा जाता है। भारत में समय समय पर कई ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। स्वयं दीनदयाल उपाध्याय जी भी उन्हीं में से थे, जिन्होंने पूरे विश्व को भारत से एकात्म मानववाद का संदेश उपदेश दिया था। आज हम ऐसे एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, एक ऐसे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमें भारत में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है उसका विजन भी दर्शाने में मदद करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद, कई सारी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक और वर्तमान में एकात्म मानववाद शोध एवं अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका एकल भारत में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका मैंने जिक्र किया, उल्लेख किया, अगर आपको आज की युवा जनरेशन को या हमारे दर्शकों को समझाना हो, वो कौन थे? धन्यवाद मित्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय युग ऋषि थे। उनको लोग कम जानते हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए कामों को कम जानते हैं। जैसे किसी से पूछो कि आज़ादी के आंदोलन के 5 महापुरुषों के नाम बताओ, लोग फट से बोलेंगे महात्मा गांधी हुए, सुभाष बोस हुए, भगत सिंह हुए। पर आज़ादी की कीमत हमने चुकाई विभाजन से। तो विभाजन के खिलाफ कौन कौन लोग थे कि पूछोगे कोई बता नहीं पाएगा। तो यदि विभाजन के खिलाफ दीनदयाल जी का जो कर्म है उसको जानेंगे तो दीनदयाल जी को जानेंगे। देश अंग्रेज चला गया तो हमने माना आज़ाद हो गया, लेकिन देश में और भी यूरोपीय जातियाँ थी। गोवा में पुर्तगीज थे, फ्रेंच लोग थे पांडिचेरी में, लोग भूल गए उनको। तो उनको आज़ाद करने के लिए किस किसने मूवमेंट किया, ये जानेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय को जानेंगे। भारत के संविधान में एक कॉलोनियल कंटिन्यूटी है। दीनदयाल उपाध्याय जब बन रहा था संविधान तो जवान थे, वो सभा में तो नहीं थे। तो उन्होंने उसी समय उस दौरान 5 आलेख लिखे। तो यदि आप जानेंगे कि भारत की संविधान सभा में जो बहस चली उसका भिन्न पक्ष और कौन सा है तो दीनदयाल को जानेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ने देश को यानी लोकतंत्र को एक सक्षम विकल्प दिया। भारत में बहुत पार्टियां पैदा हुई, आज़ादी के बाद बहुत पार्टियां पैदा हुई और उसमें जनसंघ और बीजेपी अकेली पार्टी है जो अखिल भारतीय बनी और कोई पार्टी अखिल भारतीय बनी। देश की आज़ादी के बाद जो लोग संसद में बहुमत में थे कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस के लोगों ने देश का विभाजन स्वीकार किया। नंबर 2 पर वामपंथी थे जो बहुराष्ट्रवादी थे। तो एक राष्ट्रवादी विकल्प चाहिए और दीनदयाल तो चले गए 1968 में, और उनके द्वारा जो दल बनाया गया अंततः वही विकल्प बना। और मैं समझता हूँ भारत के लोकतंत्र को उनका ये दाय अपने आप में अद्भुत है और भारत की जो
राजनीतिक संरचना है उसमें अखंड भारत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जो पश्चिम के विचार है व्यक्तिवाद, समाजवाद, उसके विकल्प में एकात्म मानववाद देने वाले महापुरुष हैं, जानना चाहिए। सर, एकात्म मानववाद के आपने जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि ऐसे भारत के इतिहास में कई सारे अनसंग हीरोज़ रहे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया, लेकिन वो विभाजन के विरोध में भी रहे। सर, एकात्म मानववाद को भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग आज नहीं जानते हैं, कईयों ने नाम भी नहीं सुना होगा। उसको भी अगर आप बताना चाहें तो वो आखिर है क्या है, उस विचार को आप पूरा विस्तार से बताइए। ये तो एक संदर्भ विशेष में दीनदयाल जी ने नाम दे दिया, इसमें कुछ भी खास नहीं है। भारत का समाज अनंत काल से इसी विचार को जीता है। पश्चिम के जो विचार थे वो इस एकात्मता को नहीं समझते हैं, इसलिए वो खंड खंड विचार करते हैं। उनके यहाँ विचारों में मानव कौन है, तो एक वर्ग ने कहा मानव व्यक्ति है, तो व्यक्तिवादी हो गए। दूसरे वर्ग ने कहा मानव व्यक्ति समाज है, तो समाजवादी हो गए। दीनदयाल जी ने कहा व्यक्ति और समाज दो नहीं है, एक आत्मा है। और न केवल व्यक्ति और समाज, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, ये चारों एक आत्मा है। किसमें एक आत्मा है? मानव में एक आत्मा। तो हु इज ह्यूमन बीइंग, मानव कौन है? तो मानव केवल व्यक्ति नहीं, मानव केवल समाज भी नहीं, मानव केवल प्रकृति भी नहीं, और मानव केवल परमात्मा भी नहीं है। मानव इन चारों के एकात्मता का नाम है। और दीनदयाल जी कहते हैं यदि मानव को सुखी करना चाहते हो तो इन चारों आयामों को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाओ। यदि इनमें से एक की भी उपेक्षा हुई तो मानव विकलांग हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। यही एकात्मा जी। सर, मैंने कल संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की भी स्पीच को सुना था, जो कि संघ से भी आपका जुड़ाव रहा। 100 वर्ष इस वर्ष पूरे भी हो रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब भी देश की डेमोग्राफी चेंज होती है तो विभाजन होता है। तो आपने भी जिक्र किया कि संघ के लोग या स्वयं दीनदयाल जी भी विभाजन के विरोध में रहे। तो डेमोग्राफी क्या की फैक्टर है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? डेमोग्राफी एक पूरा विषय है, उसका अध्ययन करना चाहिए। किसी भी समाज की अस्मिता उसकी जो जनसंख्या होती है उससे निर्धारित होती है। तो किसी भी समाज में जो समाज का हिस्सा नहीं है, ऐसे लोग कैसे आते हैं? तो ऐसे लोग आने के अनेक कारण होते हैं। शरणार्थी भी होते हैं, घुसपैठिए भी होते हैं, लोग कामकाज के लिए भी आते हैं। तो वे कहीं चले तो जाते हैं, पर वे अपना जो समाज है वो साथ लेकर जाते हैं, और वहाँ के समाज से एकात्म नहीं होते। और उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ती है तो ये कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि ये देश किसका? जो देश जिन्होंने देश बनाया, यहाँ पैदा उनका है, जो बाहर से आए उनका है। और ये इसी संघर्ष में से विवाद और विभाजन पैदा हो जाते हैं। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन के साथ जनसंख्याओं का नियमन होना चाहिए, जनसंख्या में घटनी चाहिए, जनसंख्या में बढ़नी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, तभी समाज चलता है। सर, आप राज्यसभा में भी रहे, आपने सेवाएं दी। आप सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हैं। संघ के बारे में कई सारे आप देख सकते हैं कि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत चीज़ें भी हैं। तो अगर हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से समझाना चाहें कि आखिर संघ क्या है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? उनको संघ में जाना चाहिए, बिना जाने केवल किसी की सुनकर नहीं मानना चाहिए। मैं कहूँ तो मेरी भी नहीं मानना चाहिए। संघ में जाइए, संघ को देखिए, समझ आ जाएगा, तभी विश्वास हो सकता है। जी सर, कुछ अंतिम प्रश्न मैं 1-2 और पूछना चाहता हूँ। सर, एकल अभियान से हम लोग हैं और एकल भारत का ये चैनल है। एकल अभियान भी लगातार देश भर में, चाहे हमारे जो वनवासी समाज के लोग हैं, चाहे जनजातीय समाज के लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं, उनके विकास के लिए कार्य कर रहा है। संघ से ही प्रेरणा भी हम लोग लेते हैं। तो कितना ज़रूरी है सर कि हमारे जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनका विकास हो, संस्कार के तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी? विकास तो एक विदेशी अवधारणा है। वास्तव में कोई समाज का हिस्सा वंचित रहा कैसे, उसे जानना चाहिए।
वंचित रहा कैसे जानेंगे तो फिर सिंचित कैसे हो, इसका भी अपन कोई उपाय कर सकेंगे। श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से चित्रकूट में 500 गांवों का एक प्रकल्प लिया। उसमें उन्होंने तय किया, सर्वे किया कि गांव की समस्या क्या है, समाधान क्या है। तो उन्होंने कहा किसी भी गांव में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, निरक्षर नहीं रहेगा, कोई नशा नहीं करेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और कोई मुकदमा कोर्ट नहीं जाएगा। और इन चारों के आधार पर उन्होंने 500 गांव का प्रोजेक्ट दिया और उसमें सफलता मिली। साक्षरता के लिए साक्षरता अभियान समाज सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं ने किया। बेरोजगारी के लिए जो स्थानीय संसाधन है, स्थानीय संसाधन उसका कैसे प्रोसेसिंग हो और कैसे लोगों में उद्योजकता आए, इसके प्रयत्न किए। चित्रकूट जाएंगे, ध्यान में आएगा आपको। और गांव के लोगों की बहुत शक्ति और धन खर्च होते मुकदमेबाजी में। तो मुकदमे क्यों होते हैं? क्योंकि गांव में जो सौहार्द का माहौल है उसमें कमी आएगी और गांव में कोई न कोई सर्वसम्मत व्यक्ति हो, इस पर कमी आई है, इसलिए मुकदमे है। तो नानाजी ने प्रयत्न किया कि गांव में कोई न कोई सर्वसम्मत व्यक्ति हो, झगड़े सुलझाए जाए और तय किया जाए कि झगड़े सब गांव में सुलझेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। और दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद देश में नशाखोरी बहुत बढ़ी, सरकारें ही नशाखोरी बढ़ाती। तो नशाखोरी गांव के पतन का बहुत बड़ा कारण है। जैसे नशा मुक्त हो, साक्षरता युक्त हो, रोजगार युक्त हो, मुकदमा मुक्त हो, तो गांव समृद्ध होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। इसको विकास कहो तो कहो, न कहो तो मत कहो। बहुत सुंदर सर। सर, आपने विभाजन को लेकर भी काफ़ी शोध किया है, पुस्तकें लिखी हैं। विभाजन की जो सर विभीषिका है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से भी विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। जो उस समय अत्याचार हुए, सब कुछ जो झेला भारत ने 14 अगस्त या उसके आसपास, 15 अगस्त के आसपास, उसको आप कैसे देखते हैं सर? विभाजन की वह प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, अभी वह जारी है। जिस द्विराष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर भारत विभाजित हुआ था, वही द्विराष्ट्र या बहुराष्ट्र इन द नेम ऑफ प्लुरलिज्म, बहुलता के बाहर से चलता है। देश के जन को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटा है। ये बंटवारा अंग्रेज ने किया था। आज़ादी के बाद ये क्यों चल रहा है? और जब तक ये चलेगा तब तक इस बंटवारे में ही द्विराष्ट्रवाद के बीज है। ये समाप्त होना चाहिए। तो भारत का जन एक है, भारत का समाज एक है, भारत की संस्कृति एक है, भारत एक राष्ट्र है। और ये राष्ट्रीयता किसी मजहब विशेष की नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता। आज जिसको लोग अफगानिस्तान कहते हैं, प्राचीन गांधार है। तो गांधार है, पंजाब है, सिंध है, बंगाल है, ये सब भारत है। था नहीं कह रहा हूँ। राजनीतिक विभाजन ने बाधाएं उत्पन्न की है, उसको समाप्त होना चाहिए। और समाप्त होने का एक ही तरीका है कि एक राष्ट्र का बोध जगे, द्विराष्ट्र बहुराष्ट्र का भाव समाप्त हो। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और एक्सटेंशन में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में भी अगर आप देखें तो आज चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे राज्य के आधार पर हो, चाहे जातियों के आधार पर हो, बंटवारा या विभाजन की प्रोसेस हो रही है, प्रक्रिया आज भी हो रही है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे जवाब देते हैं? ये सामान्यतः राजनीतिक कारणों से है। इसलिए हमें अपने लोकतंत्र की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसका भारतीयकरण करना चाहिए। ये बाइनरी में बांटने वाला लोकतंत्र, यह भारतीय नहीं है। भारतीय लोकतंत्र विवाद नहीं, डिबेट नहीं, डिस्कशन, विमर्श का पक्षपाती है।
भारत का लोकतंत्र बहुमत अल्पमत नहीं, आम सहमति उसका पक्षपाती है। भारत की पंचायतें दलों में बटी हुई नहीं थी, वे आम सहमति से फैसला करती थी। तो हमें अपने लोकतंत्र का भारतीयकरण करना चाहिए, तो इसके लिए दीनदयाल जी को पढ़ना चाहिए। सर, अंतिम प्रश्न मेरा, आपने एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जो 15 खंडों में है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। दीनदयाल जी का संपूर्ण वाङ्मय 15 खंडों में है। उनके जाने के 50 साल बाद ये काम हुआ। पहले वो होता, फिर 30 खंडों में होता, अभी भी वो आगे हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जितना हमारा समाज अध्ययन संपन्न होगा उतना समर्थ होगा, जितना अध्ययन अनुसंधान से रिक्त होगा उतना अफवाहों का शिकार होगा। न केवल दीनदयाल जी, सभी महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से भारत में सभी महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार थे उनके बारे में कितने विस्तार से उन्होंने बताया। देश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उन पर भी उन्होंने बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साक्षात्कार पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एकल भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।